Please like, share and subscribe our channel Photon Boost. Also, do not forget to press the bell icon for further updates. हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है गौरव और मैं आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं आपके अपने चैनल फोटोन बूस्ट पे। दोस्तों, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशंस पार्ट 5, जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे नेचर ऑफ रूट्स और उसके ग्राफिकल सिग्निफिकेंस। दोस्तों, इससे पहले के वीडियोस अगर किसी ने नहीं देखे हैं तो मैं आपको बता देता हूं। पार्ट 1 में हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना या फिर बेसिक्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन सीखे। पार्ट 2 में हमने मेथड ऑफ फैक्टराइजेशन डिस्कस किया। पार्ट 3 में हमने कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड या परफेक्ट स्क्वायर मेथड पे चर्चा की और पार्ट 4 में हमने क्वाड्रेटिक फॉर्मूला को डिराइव करके उसी के एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस देखे। दोस्तों, आज हम लोग देखने वाले हैं नेचर ऑफ रूट्स क्या होते हैं, उसका ग्राफिकल सिग्निफिकेंस क्या होता है, साथ ही साथ प्रैक्टिकली क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कैसे अप्लाई किया जाए ये भी मैं आज आपको बताऊंगा। दोस्तों, कुछ लोग ये कहते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन मतलब एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी, इतनी बड़ी बड़ी टर्म, इतने बड़े फॉर्मूले, इतने सारे मेथड, आखिर इसका लाइफ में यूज क्या है। जी हाँ, आज वो सारे यूज मैं आपको इसी लेक्चर में बताऊंगा, तो जानने के लिए पूरा वीडियो देखिए। दोस्तों, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में नेचर ऑफ रूट्स और उसके ग्राफिकल सिग्निफिकेंस। Welcome to our channel Photon Boost. दोस्तों, नेचर ऑफ रूट्स को डिस्कस करने से पहले हम चलते हैं सीधे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला या श्रीधराचार्य फॉर्मूला की ओर। वो कहता है कि अगर हमें स्टैंडर्ड फॉर्मेट में क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है, यानी ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, तो उसके कोएफिशिएंट से डायरेक्टली हम लोग रूट्स निकाल सकते हैं। फॉर्मूला क्या कहता है? अगर मेरे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू रूट्स निकालने का डायरेक्ट फॉर्मूला है हमारे पास क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन ट्वाइस ऑफ a। यानी इस फॉर्मूले में कोएफिशिएंट से आप डायरेक्टली रखेंगे और आपको आंसर यानी रूट्स मिल जाएंगे। अब यहाँ पर गौर करने वाली बात यह है कि बी स्क्वायर माइनस 4ac जो एक टर्म है जो रूट के अंदर है, इसे हम एक कुछ और बोल देते हैं, कुछ नाम दे देते हैं। इसे हमने नाम दे दिया बी स्क्वायर माइनस 4ac को हम बोल देते हैं डिस्क्रिमिनेंट या सिंपल डी से भी इसे डिनोट कर सकते हैं। तो ये फॉर्मूला क्या हो जाएगा? x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ डी अपॉन ट्वाइस ऑफ a। यानी इस फॉर्मूले में आप अगेन वैल्यू रखिए और आपको आंसर यानी रूट्स मिल जाएंगे। अब यहाँ पे जो रूट्स की केसेस बनते हैं वो इस डी से ही बनते हैं, क्योंकि रूट के अंदर डी ही वैल्यू है और डी पे ही डिपेंड करते हैं कि हमारे रूट्स कितने मिलेंगे और कैसे मिलेंगे। चलिए देख लेते हैं केस नंबर 1। आप मुझे बताइए कि अगर इस डी की वैल्यू ग्रेटर देन 0 हो तो क्या होगा। केस नंबर 1 हम लेते हैं, इफ डी इज ग्रेटर देन 0, अगर इस डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है यानी पॉजिटिव है, ये बी स्क्वायर माइनस 4ac पॉजिटिव है, तो हमें क्या रूट्स मिलेंगे? हमें रूट्स मिलेंगे x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस रूट डी अपॉन 2a और माइनस बी माइनस रूट डी अपॉन 2a। यानी कि हमें दो रूट्स मिल रहे हैं, दो रियल रूट्स मिल रहे हैं और डिफरेंट रूट्स मिल रहे हैं। तो हम क्लियरली लिख सकते हैं वी गेट 2 रियल एंड डिफरेंट रूट्स। यानी हमें इस केस में दो रूट्स मिल रहे हैं, रियल मिल रहे हैं और डिफरेंट मिल रहे हैं। अब आप मुझे बताइए इसके बाद सेकंड केस क्या हो सकता है? सेकंड केस हो सकता है कि यदि ये डिस्क्रिमिनेंट 0 हो जाए तो केस नंबर 1 में हमने इसे पॉजिटिव माना है। केस नंबर 2 में अगर इस डिस्क्रिमिनेंट को हम 0 मान लें तो 0 मानने से क्या होगा? रूट्स जो होंगे हमारे पास हो जाएंगे सिंपल x इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन 2a। यानी अब जो रूट्स हुए हमें वो रूट्स 2 नहीं है, बेसिकली उनकी वैल्यू 1 ही है। या वैसे अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो हम ये सभी जानते हैं कि रूट्स 2 होंगे, पर वो दोनों रूट्स एक ही पॉइंट पर आकर सिचुएट हो गए हैं या ग्राफिकली कुछ ऐसा हुआ है यहाँ पे कि वो दोनों रूट्स एक ही हैं।
वैल्यू एक ही है, रूट्स भले ही दो हो लेकिन वैल्यू एक है, तो इसे हम कह सकते हैं वन रियल रूट। इस केस में हमें एक ही रूट मिलेगा क्योंकि वैल्यू तो एक ही है, तो हम कह सकते हैं हमें वन रियल रूट मिलेगा। या फिर आप ये भी कह सकते हो दोनों रूट्स एक ही पॉइंट पे आके सिचुएट हो गए तो उनकी वैल्यू एक है। अब हम डिस्कस करते हैं केस नंबर थर्ड। केस नंबर थर्ड आपको समझ में आ ही रहा होगा। केस नंबर थर्ड कहता है कि यदि ये डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव हो तो क्या हो। देखिए, अगर ये डिस्क्रिमिनेंट ये वैल्यू नेगेटिव हो, यानी रूट के अंदर नेगेटिव, रूट के अंदर नेगेटिव का मतलब है कोई रियल सोल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता। सॉल्यूशन एग्जिस्ट करते हैं, अभी भी करते हैं, पर वो कॉम्प्लेक्स या इमेजिनरी सॉल्यूशन है जो हम क्लास 11 कॉम्प्लेक्स नंबर में डिटेल में पढ़ेंगे। अभी हम ये कह सकते हैं, अगर केस नंबर 3 हम बात करें, डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू नेगेटिव हो तो हमें कोई रियल रूट नहीं मिलेगा, क्योंकि रूट के अंदर नेगेटिव होगा तो इसका कोई भी रियल सॉल्यूशन नहीं मिलता है, रियल रूट नहीं मिलता है। तो हम ये कह सकते हैं नो रियल रूट एग्जिस्ट। यस, रूट एग्जिस्ट बट नो रियल रूट एग्जिस्ट। तो 3 केसेस हमारे पास निकल कर आए। केस नंबर 1, यदि ये डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 हो, पॉजिटिव हो, जैसा कि हमने काफी सारे एग्जांपल्स में देखा है, तो हम कह सकते हैं 2 रूट्स आ रहे हैं और डेफिनेटली रियल रूट्स हैं और रियल रूट्स हैं और डिफरेंट रूट्स हैं। सेकेंड केस, अगर ये डिस्क्रिमिनेंट 0 हो जाए, 0 होने के बाद हम कह सकते हैं हमें एक ही रूट मिल रहा है, वन रियल रूट मिल रहा है। और थर्ड, अगर ये डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव हो इसकी वैल्यू, तो हम कह सकते हैं नो रियल रूट एग्जिस्ट। इसका मतलब क्या है इस नेचर ऑफ रूट्स का? नेचर ऑफ रूट्स में सिर्फ एक डिस्क्रिमिनेंट यानी b² माइनस 4ac निकालकर आप ये तो बता ही सकते हो कि रूट्स कैसे हैं, डिफरेंट हैं, एक है, रियल है या नहीं है, ये तो हमें पता लग ही सकता है। और रियल नहीं होने का क्या मतलब है? क्या इसकी कोई एप्लीकेशन है? बिल्कुल इसकी एप्लीकेशन है और हम इसी वीडियो में एक क्वेश्चन करने वाले हैं। प्लीज वॉच टिल द एंड। इसमें हम देखेंगे कि रियल रूट नहीं होने का मतलब क्या होता है, उसको मैं आपको एक एग्जांपल से समझाने वाला हूं। नेचर ऑफ रूट्स में हमने ये बेसिक 3 पॉइंट डिस्कस कर लिए हैं इक्वेशन से। अब हम देखने वाले हैं इसी का ग्राफिकल सिग्निफिकेंस क्या होता है। चलिए चलते हैं ग्राफ पर। तो चलिए चलते हैं हम क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के ग्राफ की तरफ। ये देखिए, ये कुछ ग्राफ मैंने आपको बनाए हैं। सबसे पहले स्टैंडर्ड फॉर्मेट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो कि होता है ax² प्लस bx प्लस c, जो कि हम सभी जानते हैं। अब हम ग्राफ को 2 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। पहली कैटेगरी ऑफ ग्राफ है जिसमें a ग्रेटर देन 0। a का मतलब हो गया यहाँ पर x² का कोएफिशिएंट यानी कि गुणांक। अब जब ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 क्वाड्रेटिक इक्वेशन में a ग्रेटर देन 0 है। अब हम केस नंबर 1 लेते हैं। हमारा केस नंबर 1 था जब डिस्क्रिमिनेंट d की वैल्यू ग्रेटर देन 0 हो, तो हमें 2 रूट्स मिलते हैं। अब आपको मैं बताता हूं ग्राफ में कि वो 2 रूट्स कौन से होते हैं। ये देखिए, ये हैं वो 2 रूट्स। अब आप बोलेंगे सर ये ही 2 रूट्स क्यों हैं? 2 रूट्स का मतलब मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। रूट्स का मतलब ये भी होता है, उन्हें हम जीरोस भी कहते हैं, सॉल्यूशंस भी कहते हैं। यानी रूट्स वो वैल्यूज होती हैं x की जिन्हें हम इक्वेशन में रखें तो इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाए या फिर इक्वल टू 0 हो जाए। तो ये x की वो 2 वैल्यूज हैं। ग्राफ आप देख लीजिए। केस नंबर 1, केस नंबर 1 है हमारे पास जब हमारा डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 हो, यानी कि b² माइनस 4ac की वैल्यू ग्रेटर देन 0 हो। जब b² माइनस 4ac की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होगी तो हमें 2 रियल और डिफरेंट रूट्स मिलेंगे। ऐसा हम ऑलरेडी देख चुके हैं। आप ग्राफ में क्लियरली देख सकते हैं ये जो 2 पॉइंट्स हैं ये वो 2 रूट्स हैं। रूट्स का मतलब मैं फिर से बता देता हूं, ये x की वो वैल्यूज हैं जिन्हें अगर आप इस इक्वेशन में रखोगे तो इस इक्वेशन की वैल्यू 0 आएगी। इसी वजह से इन रूट्स को जीरोस भी बोला जाता है। 2 रियल हैं और डिफरेंट हैं। ये है केस नंबर 1 जब डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू ग्रेटर देन 0 हो जाएगी। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ हमेशा एक इस टाइप का कर्व होता है, इसे हम पैराबोला भी बोलते हैं। या तो ऐसा होगा या फिर डाउनवर्ड फेसिंग होगा, अपवर्ड फेसिंग या डाउनवर्ड फेसिंग। अपवर्ड फेसिंग के लिए a ग्रेटर देन 0, जब x² का कोएफिशिएंट पॉजिटिव होगा तो पैराबोला या क्वाड्रेटिक का ग्राफ हमेशा अपवर्ड फेसिंग बनेगा इस तरीके से।
केस नंबर 1, जब डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू पॉजिटिव होगी तो हमें दो रूट्स मिलेंगे, यानी x की ऐसी दो संभावित वैल्यूज हैं जिसके लिए इस इक्वेशन या ये पूरा क्वाड्रेटिक जो है 2 बार 0 हो रहा है। चलिए चलते हैं सेकंड केस में। सेकंड केस में क्लियरली हमें समझ में आ रहा है, सेकंड केस है d इज इक्वल्स टू 0 का। d इज इक्वल्स टू 0 का मतलब है सेकंड केस है हमारा b² माइनस 4ac की वैल्यू यहाँ पर हमारी क्या है, 0 है। जब b² माइनस 4ac की वैल्यू 0 है तो कैसा केस बन गया, आप ऐसा मान लीजिए कि इस पैराबोला को, इस कर्व को मैं उठाकर ऊपर लेके जा रहा हूं तो एक ना एक पॉइंट ऐसा भी आएगा, एक ना कंडीशन ऐसी भी बन सकती है जब ये जस्ट इस एक्स एक्सिस को टच करे। जस्ट एक्स एक्सिस को टच करने का मतलब है ग्राफिकली अब यहाँ पर एक्स का सिर्फ और सिर्फ एक पॉइंट ऐसा है जिसके लिए ये कर्व, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक बार 0 हो रही है। इसका मतलब इसके एक सॉल्यूशन है या फिर एक जीरोस है, एक रूट है। कब, जब d यानी b² माइनस 4ac की वैल्यू इक्वल टू 0 होगी। चलिए अब हम चलते हैं थर्ड केस की ओर। थर्ड केस की हम बात करेंगे तो हम देखेंगे d डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 होना चाहिए। लेस देन 0 का मतलब है, आप समझ सकते हैं इस कर्व को मैं ऊपर लेके जाऊंगा तो ये कंडीशन बनेगी, पर ऐसा भी तो कोई कर्व पॉसिबल होगा जो बिल्कुल ऊपर बन रहा हो, यानी कि ये वाला कर्व एक्स एक्सिस को एक बार भी टच नहीं कर रहा। ग्राफ में देख के हम ये बता सकते हैं एक्स की कोई भी वैल्यू ऐसी नहीं है जिसके लिए ये कर्व कभी भी 0 हो, यानी एक्स की कोई भी रियल वैल्यू ऐसी नहीं है जिसके लिए कर्व 0 हो। इसका मतलब यहाँ ये केस कब होता है, जब हमारा डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव हो। केस नंबर थर्ड, आप क्लियरली देख सकते हैं ये ग्राफ इस एक्सिस से हमेशा ऊपर है। आप कोई भी वैल्यू एक्स की रख दीजिए, हमेशा आपको जो भी आंसर मिलेगा वो ग्रेटर देन 0 ही होगा, यानी इक्वल टू 0 कभी भी नहीं होगा। ये 3 केस हैं जब हमारा a ग्रेटर देन 0 है। अब चलते हैं a लेस देन 0। डिफरेंस क्या है दोनों में, a ग्रेटर देन 0 के लिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ एक अपवर्ड फेसिंग कर्व बनेगा। a लेस देन 0 के लिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ एक डाउनवर्ड फेसिंग कर्व बनेगा। बाकी केसेस सिंपल हैं। पहला केस में जब d ग्रेटर देन 0 है, हम सभी जानते हैं d ग्रेटर देन 0 मतलब b² माइनस 4ac की वैल्यू पॉजिटिव, यानी रूट में पॉजिटिव, तो 2 आंसर मिलेंगे। यानी देख लीजिए आप, ये 2 आंसर्स या 2 x की वैल्यूज हैं जिसके लिए ये कर्व, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन 0 हो रहा है। इसीलिए इसका दूसरा नाम हम जीरोस भी कहते हैं और रूट्स भी कहते हैं। सिमिलरली सेकेंड केस में हम चलते हैं। ये केस है d इज इक्वल टू 0 का। जब डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू 0 होगी तो ये पैराबोला, ये क्वाड्रेटिक कर्व नीचे लेकर आओगे तो एक कंडीशन ऐसे ही बनेगी जब ये एक्स एक्सिस को सिर्फ और सिर्फ टच करे। इस पर्टिकुलर केस में इसका सिर्फ एक ही रूट है, यानी एक ही एक्स की वैल्यू ऐसी है जिसके लिए ये कर्व को सिर्फ टच कर रहा है। अब बात करते हैं थर्ड केस में। आप सभी समझ भी गए होंगे, इस केस के अंदर जब d लेस देन 0 है, d की वैल्यू नेगेटिव है, तो हम जानते हैं हमें कोई भी रियल रूट नहीं मिलता है। रियल रूट नहीं मिलने का ग्राफिकली मतलब ये है x की कोई भी वैल्यू ऐसी नहीं है जिसके लिए ये कर्व, ये क्वाड्रेटिक कर्व एक बार भी 0 हो, यानी x की कोई भी रियल वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करती है। तो इस तरीके से इन 6 ग्राफ से हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को ग्राफिकली एनालाइज कर सकते हैं और जो नेचर ऑफ रूट्स हमने फॉर्मूले से पढ़ा था उसी का ग्राफ भी देख सकते हैं। दोस्तों, नेचर ऑफ रूट्स को समझने के लिए एक क्वेश्चन ले लेते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया भी था कि प्रैक्टिकली नेचर ऑफ रूट्स से क्या मतलब है, हम इससे क्या पता कर लेंगे, इसे ही समझने के लिए एक प्रॉब्लम लेकर चलते हैं। प्रॉब्लम आपकी स्क्रीन पर है। इस प्रॉब्लम में क्लियरली लिखा हुआ है एक सर्कुलर पार्क है जिसका डायमीटर 13 मीटर है। अब हमें सर्कुलर पार्क के सरकमफ्रेंस पे, यानी उसकी बाउंड्री पे एक पोल जो है वो खड़ा करना है। कंडीशन कुछ इस प्रकार है, क्वेश्चन में लिखा हुआ ही है कि उस पोल का डिस्टेंस 2 डायमेट्रिकली अपोजिट गेट से जो डिस्टेंस होगा उसका डिफरेंस 7 मीटर होना चाहिए।
मतलब एग्जाम्पल से समझाता हूं। देखिए, ये एक सर्कल है, ये एक सर्कुलर पार्क है जो हमें क्वेश्चन में गिवन है। दिस इज द सर्कुलर पार्क। अब इसका डायमीटर हमें क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है। ये मान लीजिए गेट नंबर ए है और ये गेट नंबर बी है। ये दोनों गेट इसके डायमीटर के अलोंग है, यानी डायमेट्रिकली अपोजिट गेट है। इसका डिस्टेंस कितना है? 13 मीटर। अब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन उसने बोला है इसकी सरकमफरेंस पे एक पॉइंट पी कहीं पे भी मान लीजिए, मान लेता हूं मैं यहां पर एक पॉइंट पी है जहां पे मुझे पोल इरेक्ट करना है, पोल लगाना है, एक पिलर लगाना है। लेकिन उसकी कंडीशन क्या है? इस पोल का डिस्टेंस, जो दो गेट हैं हमारे डायमेट्रिकली अपोजिट जो गेट हैं, उनसे इसका डिस्टेंस का जो डिफरेंस है वो 7 मीटर होना चाहिए। मैं दोबारा बता देता हूं, ये पॉइंट पी पे, पी जो है सरकमफ्रेंस यानी उसकी परिधि, उसकी बाउंड्री पे होगा। इस सर्कुलर पार्क की बाउंड्री पे एक पॉइंट पी होगा। कंडीशन क्या है कि इस पॉइंट पी का जो दो गेट हैं जो डायमीटर के अपोजिट हैं, उनसे जो डिस्टेंस है उसका डिस्टेंस मतलब दिस एपी और बीपी का डिफरेंस जो है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन 7 मीटर होना चाहिए। तो हमसे ये पूछा गया क्या ऐसा संभव भी है? डायरेक्टली हम कहते हैं हमेशा हो पाएगा, जरूरी नहीं है। तो क्या ऐसा संभव है? क्या डिफरेंस 7 मीटर हो सकता है? चलिए जान लेते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन में नेचर ऑफ रूट्स की सहायता से। हम क्या करेंगे, हम मान लेंगे पॉइंट पी, हमने ये डिस्टेंस मान लिया। अब सर्कल के प्रॉपर्टीज जो ज्योमेट्री में हम लोग पढ़ने ही वाले हैं, उससे हम ये जानते हैं कि सेमी सर्कल में बनने वाला कोई भी एंगल 90 डिग्री होता है, 90 डिग्री का कोण होता है। अब हमें क्वेश्चन में कंडीशन गिवन है दिस एपी माइनस बीपी मस्ट बी इक्वल टू 7। ये क्वेश्चन में कंडीशन गिवन है। ये जरूरी नहीं है कि एपी माइनस बीपी हो। अगर आप पी पॉइंट यहां मान लेंगे तो बीपी माइनस एपी भी लिख सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चन में क्लियरली बोला गया है डिफरेंसेस, डिस्टेंस का डिफरेंस। उसने ये नहीं बोला है कि कौन बड़ा है। ठीक है, डायमीटर यानी कि ए बी की वैल्यू हमें क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है जो कि है 13 मीटर। अब राइट एंगल ट्राइंगल, एक समकोण त्रिभुज, इसमें क्या लगा सकते हो? पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है? हाइपोटेनियस का स्क्वायर यानी ए बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू बीपी स्क्वायर प्लस एपी स्क्वायर। ये पाइथागोरस थ्योरम तो 100% सेटिस्फाई होगी, बिल्कुल होगी। अब यहाँ पर हम वैल्यू रख लेते हैं, ये हो जाएगा 13 स्क्वायर बीपी। बीपी की वैल्यू मैं बीपी को यहाँ उठाकर ले जाऊं और 7 को यहाँ ले जाऊं तो मैं लिख सकता हूँ एपी माइनस 7। बीपी को मैं क्या लिख सकता हूँ? एपी माइनस 7 का स्क्वायर प्लस एपी का स्क्वायर। अब आपको लग रहा है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो बन रही है। चलिए इसे बनाते हैं। मान लेते हैं एपी को, बार बार मैं एपी लिखूंगा तो एपी को आप एक्स मान लीजिए। तो इक्वेशन क्या बनेगी? 13 का स्क्वायर हो जाएगा हमारे पास 169 इज इक्वल्स टू एक्स माइनस 7 का स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। इसे सॉल्व कीजिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 169। इसे अगेन हम फर्दर सॉल्व करेंगे तो 2x स्क्वायर माइनस का 14x इज 49 और ये 169 को भी मैं इक्वेशन के राइट हैंड साइड में लेकर आ जाता हूं तो क्या हो जाएगा? प्लस का 49 माइनस का 169 इज इक्वल्स टू 0। हमारी फाइनल इक्वेशन बनकर आ गई 2x स्क्वायर माइनस 14x। 49 में से 169 गए तो माइनस का 120 इज इक्वल्स टू 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनकर आ गई। आप चाहें तो इसमें से 2 कॉमन निकाल सकते हैं। 2 कॉमन निकालने के बाद हमारी इक्वेशन बनेगी एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 इज इक्वल्स टू 0। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो हमने इस मेथड से बना ली, पर उसने क्वेश्चन में पूछा गया है, लास्ट लाइन देखिए, इज इट पॉसिबल टू डू सो? क्या ऐसा संभव भी है? अगर संभव है तो बता दीजिए कि पॉइंट पी पे कहां मैं पोल लगाऊं, और संभव नहीं है तो वैसे बता दीजिए। तो ये रियल लाइफ एग्जांपल ही हुआ ना। देखिए ये इक्वेशन गिवन है। अब संभव, उसने लैंग्वेज में तो बोला इज इट पॉसिबल टू डू सो, मैथमेटिकली हम कैसे बताएंगे? मैथमेटिकली हम बताएंगे कि अगर ये जो बनने वाली क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसके रियल रूट्स अगर हैं
इसके रियल रूट्स हैं, यानी कि इसके हमें रियल वैल्यूज मिल रही हैं इसके सॉल्यूशन में, तब तो संभव है। और अगर इसके रियल रूट्स नहीं है, यानी कि हमारी कंडीशन नंबर थर्ड डी लेस देन 0, तो ये संभव नहीं है। तो ये एप्लीकेशन है नेचर ऑफ रूट्स की। चलिए इसे सॉल्व कर देते हैं। हम निकालते हैं डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू। हमें वैल्यू से मतलब नहीं है, डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू हम निकालेंगे। सबसे पहले क्या हो जाएगा, d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। b कितना है यहाँ पे, -7। -7 का स्क्वायर कर लीजिए, -4 इंटू a की वैल्यू 1 है, c की वैल्यू है -60। इसे जब आप सॉल्व करेंगे ये हो जाएगा 49, दिस इज माइनस माइनस प्लस, दिस इज 100, 6 4 जा, दिस इज 240। आंसर आ गया ये 289। पॉजिटिव है, जी हाँ बिल्कुल पॉजिटिव है। तो इससे पार्ट फर्स्ट तो क्लियर हो गया, यानी कि ऐसा बिल्कुल संभव है। बिल्कुल आप एक पॉइंट पी इस सर्कल पे निकाल सकते हो, पता लगा सकते हो, जहां से इन दोनों डिस्टेंसेस का डिफरेंस 7 होगा, क्योंकि हमने 7 माना है। जो हमने पूछा गया था कि ऐसा हो सकता है क्या, वही हमने माना। हमने सॉल्व करके इक्वेशन बनाई। इक्वेशन के जब रूट्स निकल सकते हैं, यानी इक्वेशन के रियल रूट्स निकल सकते हैं, तो हम ये कह सकते हैं कि बिल्कुल ऐसा संभव है। अब अगर संभव है तो वो वैल्यू भी बता दीजिए। तो वैल्यू बताने के लिए हमें डायरेक्टली हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन ट्वाइस ऑफ ए। उसको हम देख लेते हैं। तो अब हम इस इक्वेशन के सॉल्यूशन भी निकाल लेते हैं। अगर सॉल्यूशन निकल रहे हैं तो निकाल लेते हैं। फॉर्मूला है x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस, आप जानते ही, मैं डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई कर रहा हूँ। -7 का होल -7 माइनस ऑफ -7 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर, यानी -7 का स्क्वायर -4 इंटू ए की वैल्यू 1 इंटू माइनस का 60 अपॉन ट्वाइस ऑफ ए। 7 प्लस माइनस ये हो जाएगा हमारा 49, ये हो जाएगा हमारा 240 अपॉन 2। ये हमारा आंसर निकल के आया 7 प्लस माइनस 240 प्लस 49 यानी 289। 289 का स्क्वायर रूट हम जानते हैं 17 होता है अपॉन 2, यानी एक आंसर आ गया 7 प्लस 17 अपॉन 2 यानी 24 अपॉन 2। एक आंसर आ गया हमारे पास 12 और एक आंसर आ गया हमारे पास 7 माइनस 17 अपॉन 2 यानी -5। आप सभी जानते हैं माइनस वाला आंसर संभव नहीं है, पॉसिबल नहीं है, क्योंकि कोई भी डिस्टेंस माइनस में नहीं हो सकती है। तो हम आंसर क्या लेंगे 12, यानी क्या किसकी वैल्यू आई है, x की वैल्यू आई। x क्या था, x था डिस्टेंस AP, जो हमने डिस्टेंस माना था AP x है। तो जब x AP है, x की वैल्यू 12 आ गई है, तो आप जानते हो BP भी आप निकाल सकते हो। BP कितना हो जाएगा 12 माइनस 7, कितना आंसर आ जाएगा इससे 5। तो एक आंसर हो जाएगा 5 मीटर, एक आंसर हो जाएगा 12 मीटर। एक आंसर 12 मीटर, एक आंसर 5 मीटर, और दोनों डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस हो जाएगा 13 मीटर, यानी एक राइट एंगल ट्रायंगल बन जाएगा। यानी कि ये सॉल्यूशन फिजिबल है, ये सॉल्यूशन संभव है, और इसे नेचर ऑफ रूट्स की सहायता से हम बिल्कुल प्रैक्टिकली सॉल्व कर सकते हैं। दोस्तों इसी के साथ हमने क्लास 10th क्वाड्रेटिक इक्वेशंस कंप्लीट कर लिया है। आप पांचों वीडियोस देख सकते हैं और साथ ही साथ कोई भी रेफरेंस बुक, एनसीईआरटीज एंड ऑल सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कोई भी डाउट हो तो आप मुझे हमारी मेल आईडी photonboost@gmail.com पे मेल कर सकते हैं। डाउट सेशन के लिए हम एक अलग से वीडियो प्लान कर लेंगे। दोस्तों इस पर्टिकुलर क्लास के नोट्स आपको पीडीएफ फॉर्मेट में हमारे ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड कर दी जाएंगे, जहां से आप इसको देख सकते हैं। साथ ही साथ अगर आपको ये वीडियो पसंद आया, अगर आप हमारी मेहनत से खुश हैं, तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए वीडियोस को और सब्सक्राइब कीजिए। फ्रेंड्स अभी हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशंस कवर किया है, इसके बाद हम क्लास 10th के धीरे धीरे और भी टॉपिक्स कवर करने वाले हैं। बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट।